नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। टॉपिक आज का हमारा है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बात करेंगे। इससे पूर्व में 1858 का जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, वो आपको पढ़ा दिया है। क्लास YouTube चैनल पर मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर के रिसर्च कीजिएगा और क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। तो 61 वाले अधिनियम पे आज हम चर्चा करते हैं, नोट्स बनाइएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं चर्चा करते हैं एक एक करके। मेरे साथ पॉइंट नोट आउट करते रहिएगा, वैसे भी मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इस अधिनियम की, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की सबसे महत्वपूर्ण यदि आप कहें तो पहली बार भारत में, तब से अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चल रही है, 1773 के एक्ट से बात करूं तो मैं, पहली बार भारत में भारतीय जनता के प्रतिनिधि, यानी कि भारत की जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हम वोट देते हैं, अभी विधायक का चुनाव होता है या सांसद वाला चुनाव होता है, जिसे विधानसभा या लोकसभा बोलते हैं, उनमें हम लोग मत देते हैं, वोट देते हैं, तो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, तो भारत के लोग हैं, संसद जाते हैं या इवन विधानसभा अपनी अपनी हो। ऐसे ही जनता के द्वारा प्रतिनिधि पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए इस अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल की मंत्रिमंडल की व्यवस्था में शामिल किए गए, उनको विधायी कार्यों के अधिकार दिए गए, यानी कि जो कानून बनाए जाते थे विधायिका के अंतर्गत, अब उनको भी वो अधिकार दिए गए। तो सबसे युगांतकारी घटना यह संवैधानिक इतिहास में आप कह सकते हो, पहली बार भारतीय जनता के प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस अधिनियम का यही है मेरे भाई। कौन से अधिनियम का? 1861 का, है ना। दूसरा हम बात करते हैं इसमें, जो आप संविधान में हम पढ़ते हैं, अध्यादेश की शक्ति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, है ना, क्योंकि साल में 3 बार ही सेशन होता है, बाकी का संसद नहीं चलती है, तो ऐसा जो बीच का समय हो, तो संसद का सेशन या कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तो इस स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत। यही व्यवस्था सबसे पहले अगर बात करें तो 1861 के अधिनियम में आती है ये व्यवस्था। सबसे पहले 1861 में गवर्नर जनरल को, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई सबसे पहले, सर्वप्रथम। नोट करिएगा मेरे भाई, 1861 में। और अध्यादेश 6 महीने तक चलता था। वही सेम कंडीशन थी, जब उस समय जैसे विधायिका नहीं चल रही है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है किसी भी नियम को लागू कराने के लिए तत्काल रूप से, ठीक है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी। बाकी की चलते हैं, बात करते हैं, नोट करिएगा आप मेरे साथ, देखिएगा। 1861 हेडिंग डाल लीजिए, है ना। क्या बोलते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम या एक्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम। एक सेकेंड, ठीक है जी। ये हो गया आपका भारतीय परिषद अधिनियम, और ये वर्ष हो गई आपकी 1861 के बारे में अध्ययन करेंगे अब हम, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपको बताया, उसी महत्वपूर्ण मुद्दे की हम सबसे पहले मेरे भाई बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, पहली बार संवैधानिक इतिहास में, नोट करना, पहला मुद्दा है इसमें, पहली बार मैंने बताया जितने अधिनियम बने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इवन 1861 तक, 1861 में पहली बार भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तो पहली बार गवर्नर जनरल
की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधि को शामिल किया गया, प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं अंग्रेजों के साथ। इससे पहले कभी शामिल नहीं हुए, इससे पहले कभी शामिल नहीं हुए, ये पहली बार हो रहा है। ठीक है भैया, जब पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। एक सेकेंड, ठीक है। तो पहली बार भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है गवर्नर जनरल की परिषद में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, ठीक है। और ये अध्यादेश कितने समय तक चलेगा बेटा? 6 माह तक काम करेगा ये अध्यादेश, ये भी लिख लेना नोट, 6 महीने तक काम करेगा। आज भी संविधान में जारी करते हैं, आर्टिकल 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, लेकिन सबसे पहले 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखिएगा। इसके अलावा विभागीय जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है ना, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में लिख लेना, व्यवस्था में, जो गलत लिखिए, व्यवस्था में विभागीय व्यवस्था शुरू की गई, है ना। जैसे पोर्टफोलियो बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो विभाग बांटते हैं कि नहीं बांटते अलग अलग मंत्रियों को? जैसे किसी को कृषि मंत्रालय दे दिया, किसी को गृह मंत्रालय, जैसे अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है ना, उड्डयन मंत्रालय। तो ये क्या है, विभाग ही तो बांटे। तो इन ऐसे विभाग बांटने की जो व्यवस्था थी, पोर्टफोलियो इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो विभागीय व्यवस्था भी 1861 में शुरू की गई। सबसे पहले मंत्रिमंडल में जो व्यवस्था बांटी जाती है ना, तभी से चल रही है। अध्यादेश की शक्ति भी आज है हमारे यहाँ। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले 1861 में प्राप्त होती है। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, भी बात कर लेंगे हम लिख करके, है ना। और पहली बार भारतीय जनता के प्रतिनिधि को यहाँ शामिल किया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, पहली बार भारतीय जनता के प्रतिनिधि को शामिल किया गया इधर, ठीक है, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, अध्यादेश वाला मैंने बता दिया है ना। बनारस विधायी कार्यों में शामिल किया गया, है ना, वो मैंने बता दिया, लेकिन एक बार फिर देख लो। एक और पॉइंट ऐसे लिख दिया है, भारतीय प्रतिनिधियों को, जो भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए गए थे, उनका काम क्या क्या काम करेंगे, क्या अधिकार दिया गया? भारतीय प्रतिनिधियों को विधायी अधिकार दिए गए थे, विधायिका के अधिकार दिए गए थे, विधायी अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। विधायी अधिकार प्राप्त थे, किनको प्राप्त थे बेटा? भारतीय प्रतिनिधि जो पहली बार शामिल किए गए इधर। कहां पे शामिल किए गए? 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में। अगला पॉइंट है बेटा, गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लिखिएगा लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था इस समय का, है ना, क्योंकि 1862 तक लॉर्ड कैनिंग रहता है भारत में। तो ये गवर्नर जनरल था।
तो संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा फेरबदल या परिवर्तन भारतीय जनता को शामिल करना था, अध्यादेश की शक्ति गवर्नर जनरल को देना था। और इसमें जो सदस्य रखे गए थे अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 6 सदस्य होंगे गवर्नर जनरल के साथ। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। अधिकतम जो सदस्यों की संख्या रखी गई बेटा, अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 तक हो सकती है। बारह हो सकती है और कम से कम 6 तक रह सकती है। ये व्यवस्था की गई थी। अधिकतम 12 होंगे, 12 से ज्यादा नहीं रह सकते। कम से कम 6 सदस्य रहेंगे गवर्नर जनरल के साथ, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के साथ। लॉर्ड कैनिंग इस समय का, माफ कीजिए बार बार गवर्नर जनरल बोल रहा हूं, वो तो वायसराय बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? वायसराय। क्योंकि वायसराय नाम कहां से आ गया बेटा? पहले गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन एक आपने पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 का, ठीक है। तो इसमें क्या नाम कर दिया गया? वायसराय नाम कर दिया गया। तो मैं गवर्नर जनरल ले रहा हूं, आप वायसराय लिखिएगा। अभी यहां से वायसराय कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? वायसराय कहा गया था, यहां से आगे। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और आगे देख लेते हैं ना, कुछ नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। इन पॉइंटों को तो आप नोट करिएगा। अब थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से झांक लेते हैं। 1861 में क्या नई बात और मिलेगी देख लेते हैं। नई बात, पुरानी बात क्या मिल सकती है? साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट आता है, 1919 है। इसके अलावा 1892 कहाँ गया? 1861, ये रहा 1861। तो देखिए कुछ अब इधर से देख लेते हैं, बाकी का मैंने आपको समझा ही दिया है इस अधिनियम में। तो देखो इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण, तो देखिए हेडिंग है वही मैंने आपको बताया 1861। तो देखो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में, है ना, जो देखो शब्द इस्तेमाल किया है, भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युगांतकारी कालजयी या युगांतकारी घटना होती है, युगांतकारी घटना होती है। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को अपनी जो परिषद होती थी उसे विस्तार करने का अवसर दे दिया कि भाई बड़ी कर सकते हो और लोगों को शामिल कर लो, विस्तार कर लीजिए। भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें कौन से कार्य दे सकता है? विधायी कार्य, विधायक आगे कार्यों से संबंधित करने का अधिकार दे दिया। वही जो मैंने अभी बताया, ये पहली बार हो रहा है, ध्यान रखना। इसी वजह से 1861 वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि पहली बार भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को इधर जोड़ा गया, शामिल किया गया गवर्नर जनरल के साथ, ठीक है। इसके साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं नहीं बता पाया आपको, लेकिन यहां से आप पढ़ लीजिए। विकेंद्रीकरण कर दिया गया शक्तियों का, है ना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब होता है शक्तियों को निचले स्तर पर पहुंचा देना, है ना, विकेंद्रीकरण करना, है ना। जैसे केंद्र में ही नहीं रहनी चाहिए सभी शक्तियां, गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं रहनी चाहिए और लोगों के भी हाथ में जानी चाहिए शक्तियां, है ना। शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब जो निचला स्तर है, हमारी जो निचली व्यवस्था है, वहां पे भी अधिकार होने चाहिए लोगों के पास में। जैसे आज के डेट में अगर बात करें केंद्रीकरण की, आज भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है। केंद्रीकरण मतलब भारत सरकार हो गई, भारत सरकार के हाथ में निहित शक्तियां, प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्रिपरिषद के हाथ में, संघ सरकार के हाथ में। लेकिन विकेंद्रीकरण वही यह है कि गांव की व्यवस्था हो, ब्लॉक की व्यवस्था हो, जिले की व्यवस्था हो, यहां पे भी अपने अधिकार हैं लोगों के, संवैधानिक अधिकार हैं, उस हिसाब से भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो ये विकेंद्रीकरण शक्तियों के तहत आता है। इस एक्ट के द्वारा ही भारत में सबसे पहले मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई बेटा। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की सबसे पहले जो नींव रखी गई वो कौन से अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया और 5वां सदस्य शामिल किया गया, 3+1। ये इसमें एक फॉर्मूला किया था 4 और उसके बाद 1-5, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं लिखा गया है ना, जो सदस्यों को शामिल करने का फॉर्मूला था इसी गवर्नर जनरल की परिषद में। अगला पॉइंट देखिए, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 सदस्य रहेंगे और अधिक से अधिक 12 सदस्य रहेंगे, अधिक से अधिक 12 सदस्य रहेंगे। गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु उनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी। इन सदस्यों का गैर सरकारी होना, यानी कि सरकार के आदमी नहीं रहने चाहिए, गैर सरकारी आदमी होने चाहिए और विधि निर्माण तक ही सीमित था।
होती थी। वायसराय को विधान परिषद में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार दे दिया। भाई भारतीयों को शामिल कर सकते हैं, उनके नाम शामिल कर सकते हैं विधान परिषद में। किस में शामिल कर सकते हैं? विधान परिषद में भारतीयों के नाम शामिल कर सकते हैं। ये गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया, शक्ति दी गई, शक्ति प्रदान की गई गवर्नर जनरल को। देखिए इसी एक्ट के तहत बेटा वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा एवं सर दिनकर राव विधान परिषद में मनोनीत किया गया। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य के साथ जोड़ा गया। पहली बार विधायी के कार्यों के लिए जोड़ा गया। विधायी कार्य का मतलब है विधायिका, विधायिका का मतलब है कानून बनाने वाले कार्य, कानून बनाने वाले कार्य। देखिए भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत, अंग्रेजी हुकूमत कब से शुरुआत होती है? 1757 1764 बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर शासन करते हैं। 1765 इलाहाबाद की संधि है ना, 2 संधियां होती हैं, एक पहली और एक दूसरी। पहली में वो बंगाल के, उड़ीसा के राज्य से अधिकार प्राप्त करते हैं, दूसरी में अवध से लेकर के प्रयागराज तक का जो इलाका रहता है उसके अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद से पहली बार विधायिका में जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है मद्रास बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण किया गया। इनको भी कानून बनाने की शक्तियां दी गई। मद्रास को और बंबई को अपने अपने कानून बना सकते हो आप, और शक्तियां उन्हीं के हाथों में दे दी गई। विकेंद्रीकरण मतलब उन्हीं के हाथों में शक्तियां दे दी गई बेटा, है ना। अब गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं रहेंगी, अब बंबई और मद्रास के हाथों में शक्तियां दे दी गई। इस एक्ट के द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के, काउंसिल का मतलब होता है जो गवर्नर जनरल परिषद की काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, बिना उसकी सहमति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। इस प्रकार के अध्यादेश की अवधि कितने महीना? 6 महीना तक होती थी। इसी के साथ ही वायसराय को आवश्यक नियम व आदेश जारी करने की भी शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी कर सकता है, आवश्यक नियम भी जारी कर सकता है, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम का संविभागीय प्रणाली की शुरुआत करी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था आपको, है ना। संविभागीय जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत करी। विभागीय मतलब मंत्रिमंडल में जो अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं उसको बोलते हैं संविभागीय प्रणाली सिस्टम, है ना। जैसे अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम उसी को कहा जाता है ना। इसकी नींव रखने वाला भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1861 के अधिनियम में इस व्यवस्था को शुरू किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, पोर्टफोलियो वाली व्यवस्था को, संविभागीय वाली व्यवस्था को। आगे तो अगले में पढ़ेंगे। तो बेटा ये था 1861 का अधिनियम, आपने पढ़ लिया। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब बता दिया मैंने। भारत के संवैधानिक इतिहास में युगांतकारी घटना थी। क्या घटना थी? कि भारतीय लोगों को पहली बार शामिल किया गया विधायिका के कार्यों के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और युगांतकारी घटना थी। विधायिका के कार्यों के लिए पहली बार शामिल किया गया, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगले अधिनियम पे चलेंगे अगली क्लास में, जो कि आपको अगली क्लास मिलेगी बाद में। 1892 का अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें पहली बार बजट से संबंधित। अब देखिए, आप देखेंगे, नोटिस कीजिएगा, धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार है, जो कानून बन रहे हैं, धीरे धीरे भारत के लोगों को अधिकार देना शुरू कर रहे हैं। वो यहाँ पे पहली बार शामिल किया गया विधायिका में, गवर्नर जनरल की परिषद में। अगले अधिनियम में आप पढ़ेंगे कि पहली बार बजट पे आप बहस कर सकते हो, बजट में शामिल हो सकते हो, भारतीय लोगों को अनुमति दी गई। अगला अधिनियम आएगा 1892 वाला। 1892 में पहली बार बजट में आप शामिल हो सकते हो। उसके प्रभाव थे 1892 में बजट में शामिल करने का प्रभाव यह था कि 1892 से पहले और 1861 के बाद जो बीच का वर्ष था, एक वर्ष आती है 1885, और 1885 में होती है कांग्रेस पार्टी की स्थापना। और उसमें आते हैं बहुत बड़े बड़े नेता जो भारत के आंदोलन, आजादी के लिए लड़ रहे थे। अब वो लगातार ब्रिटिश सरकार से बात करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दबाव डालते हैं ब्रिटिश सरकार पर, गोरों पर दबाव डालते हैं, औपनिवेशिक शासन पर दबाव डालते हैं कि भाई भारत के लोगों को, नेताओं को अधिकार चाहिए। अब ये व्यवस्थाएं लगातार कब तक चलती रहेंगी? तो एक मंच बनाया गया कांग्रेस के रूप में, एक संगठन बनाया गया कांग्रेस के रूप में, उसमें बहुत सारे नेता शामिल होते हैं, हर साल उसका अधिवेशन होता है और वो अपनी बात रखते हैं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, आवेदनों के माध्यम से, है ना, गवर्नर जनरल के सामने। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव कांग्रेस के रूप में भी देख सकते हैं जो 1892 में बजट के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, ये स्टोरी, ये कहानी हम अगली क्लास में आपको बताएंगे विस्तार से। तो आप जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को,
निःशुल्क आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए। अभी 2 क्लासेस आपको रेडी डेली मिल रही हैं। एक मिल रही है गुप्त साम्राज्य यानी कि हिस्ट्री की चल रही है, और एक क्लास हमारी पॉलिटी की स्टार्टिंग से चल रही है। ठीक है, तो ये एक्ट लास्ट तक खत्म करेंगे, उसके बाद फिर संविधान में हम प्रवेश करेंगे, विधिवत रूप से संविधान का चर्चा करेंगे। 1940 के कैबिनेट मिशन से शुरू करेंगे, बैठकों से शुरू करेंगे। 9 दिसंबर 1940 की से सभी समितियों की विधिवत बात करेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत जो चुनावी व्यवस्था थी उसकी विधिवत बात करेंगे बेटा। वहां तक बात करेंगे जहां तक आपका एसआई का हो, किसी भी लेवल का हो, क्वेश्चन छूट ना पाए बेटा। टेंशन ना लें आप, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।